नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो अक्सर चर्चा में रहता है और कभी-कभी थोड़ी उलझन भी पैदा करता है, भारत की राजभाषा। हमारे पास हैं कुछ संवैधानिक अनुच्छेद, उनसे जुड़े कुछ सवाल जवाब और संशोधनों की जानकारी। इनके आधार पर हम इस विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इन स्रोतों का मकसद है हमें ये समझाना कि हमारे संविधान ने मतलब सरकारी कामकाज की भाषा के लिए क्या रास्ता चुना है, किन भाषाओं को एक खास दर्जा दिया गया है और वक्त के साथ इस पूरी व्यवस्था में क्या-क्या मोड़ आए हैं। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि भारत की जो भाषाई विविधता है ना, उसको साधने का एक संवैधानिक प्रयास है, एक कोशिश है। और हाँ, वो सवाल तो है ही जो अक्सर घूमता रहता है, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? और जब संविधान बना उसके ठीक बाद अंग्रेजी का क्या भविष्य तय हुआ था? चलिए इन्हीं स्रोतों के आईने में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद पहले राजभाषा आयोग से क्या ही ठीक रहेगा? हाँ, वो एक अच्छी बुनियाद है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने ये समझा था कि भाषा का सवाल बहुत संवेदनशील है और इस पर लगातार विचार विमर्श की जरूरत होगी। इसीलिए अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो राजभाषा से जुड़े मामलों पर सलाह के लिए एक आयोग बना सकें और एक संसदीय समिति भी। ये एक तरह से स्थायी व्यवस्था की सोच को दिखाता है। अच्छा, यानी ये कोई एक बार का काम नहीं था, एक सतत प्रक्रिया की नींव रखी गई थी। तो पहला आयोग कब बना और उसका क्या काम था? पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे श्री BG खेर। उनका काम था राष्ट्रपति को सलाह देना। किस पर? कि संघ के शासकीय कामों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, अंग्रेजी के प्रयोग पर क्या सीमाएं हों और दूसरे जो भी संबंधित मसले थे उन पर। आयोग ने अपनी रिपोर्ट करीब एक साल बाद 31 जुलाई 1956 को सौंपी। ठीक है, तो ये एक सलाहकारी भूमिका थी, एडवाइजरी रोल था। अब आते हैं संविधान के बिल्कुल मूल प्रावधान पर, अनुच्छेद 343। ये क्या कहता है संघ की राजभाषा के बारे में? यहीं पर वो हिंदी वाली बात आती है ना? एकदम सही। अनुच्छेद 343 का खंड 1 बहुत साफ है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे हमारे स्रोत भी रेखांकित करते हैं। संविधान हिंदी को राजभाषा कहता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं। आप पूरा संविधान देख लीजिए, कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये फर्क तो बहुत मायने रखता है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। लेकिन फिर संविधान सभा में तो इतनी बहस हुई थी राष्ट्रभाषा को लेकर, तो अंत में सिर्फ राजभाषा शब्द ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये एक गहरा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब शायद मुश्किल है। लेकिन लगता है कि संविधान निर्माता भारत की भाषाई विविधता को देख रहे थे। शायद वो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर दूसरी भाषाओं को कमतर महसूस नहीं कराना चाहते थे। राजभाषा एक प्रशासनिक जरूरत थी सरकारी काम के लिए, जबकि राष्ट्रभाषा का सवाल राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा था, जिस पर शायद उस वक्त सबकी सहमति बनाना मुश्किल रहा होगा। इसलिए उन्होंने एक व्यवहारिक रास्ता चुना। ये बात तो तर्कसंगत लगती है, व्यवहारिक। अच्छा, अनुच्छेद 343(1) में अंकों के बारे में भी कुछ कहा गया है, नंबर्स के बारे में? हाँ, उसमें कहा गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए, मतलब सरकारी कामों के लिए, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा, यानी जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं 1 2 3। देवनागरी अंकों 1 2 3 का नहीं, जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे। ये भी एक तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। दिलचस्प। लेकिन एक व्यवहारिक दिक्कत तो रही होगी। संविधान लागू होने के समय तो सारा सरकारी काम अंग्रेजी में ही चल रहा था, फिर अचानक से सब कुछ हिंदी में कैसे होता? बिल्कुल सही चिंता है और संविधान ने इसका ध्यान रखा था। अनुच्छेद 343(2) में साफ लिखा था कि संविधान लागू होने से लेकर 15 साल तक, यानी 1965 तक, संघ के सभी सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वैसे ही जारी रहेगा जैसा पहले होता था।
इसे आप एक तरह की ट्रांजिशनल मतलब एक ब्रिजिंग व्यवस्था कह सकती हैं। 15 साल, एक तय सीमा। तो क्या इसका मतलब था कि 1965 के बाद अंग्रेजी पूरी तरह बंद हो जानी थी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं था। यहीं पर अनुच्छेद 343(3) आता है। यह संसद को शक्ति देता है कि वो चाहे तो 15 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कुछ या सभी सरकारी कामों के लिए जारी रख सकती हैं। और संसद को अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति देने का अधिकार भी इसी खंड में दिया गया। अच्छा, तो ये पावर संसद के हाथ में दे दी गई कि वो भविष्य की जरूरत के हिसाब से फैसला ले सके। ये तो काफी दूर की सोच दिखाता है। लेकिन अगर संसद को इन राजभाषा प्रावधानों में ही कुछ बदलना हो, मान लीजिए, तो क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या इसके लिए संविधान संशोधन की वो जटिल प्रक्रिया चाहिए होती है जिसमें 2/3 बहुमत वगैरह लगता है? यहाँ एक बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाली लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो हमारे स्रोत भी बताते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद को सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी। क्या कह रही हैं साधारण बहुमत? मतलब वो जो अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत की प्रक्रिया है वो यहाँ लागू नहीं होती? ये तो सच में काफी आश्चर्यजनक है। जी हाँ, ये उन कुछ चुनिंदा व्यवस्थाओं में से है जिन्हें अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब शायद ये है कि भाषा जैसे संवेदनशील और लगातार विकसित होने वाले मुद्दे पर संविधान निर्माताओं ने भविष्य की संसदों को निर्णय लेने की ज्यादा सहूलियत दी, बिना जटिल संवैधानिक बाधाओं के। साधारण बहुमत से होने वाले और भी संशोधन हैं, जैसे नए राज्य बनाना या राज्यों की सीमा बदलना, नागरिकता संबंधी प्रावधान, विधान परिषदों का बनना या खत्म होना, ये सब। ये लचीलापन दिखाता है कि संविधान कितना जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जरूरतों को अपनाने की गुंजाइश रखता है। चलिए अब उस सूची की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में अक्सर सुना जाता है, 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। इसमें किन भाषाओं को जगह मिली है और इसका मकसद क्या है? 8वीं अनुसूची संविधान का वो हिस्सा है जिसमें उन भाषाओं को लिस्ट किया गया है जिन्हें भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इस वक्त इस सूची में 22 भाषाएं हैं। हमारे स्रोतों में इनमें से कई प्रमुख भाषाओं का जिक्र है, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो और संथाली। 22 भाषाएं, ये तो काफी हैं। क्या ये सब संविधान लागू होने के समय से ही इसमें शामिल थी? नहीं, मूल रूप से जब संविधान बना तब इसमें 14 भाषाएं थीं। फिर जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग भाषाई समूहों की मांगें उठीं, उनकी पहचान को संवैधानिक मान्यता देने की जरूरत महसूस हुई, तो संशोधनों के जरिए नई भाषाएं जोड़ी गईं। ये दिखाता है कि ये सूची कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि गतिशील है, बदलती रहती है। अच्छा, तो ये सूची बढ़ती रही है। कुछ उदाहरण देंगे कि कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गईं? बिल्कुल। जैसे 1967 में 21वां संशोधन हुआ, उससे सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल हुईं। और फिर 2003 में 92वां संशोधन हुआ जो 2004 में लागू हुआ। उससे 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसमें शामिल की गईं। हमारे एक स्रोत में संथाली का जिक्र इसी संदर्भ में है। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि 8वीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता को समेटने का एक निरंतर प्रयास है। तो ये सूची भारत की भाषाई समृद्धि को दर्शाने का एक तरीका है। लेकिन क्या कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जो काफी बोली जाती हैं या जिनकी मांग उठती रहती है, पर वो इस सूची में नहीं है? जैसे भोजपुरी का जिक्र अक्सर आता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से चल रही है, ये सच है। और एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात, अंग्रेजी भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। एक मिनट, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन अभी तो हमने बात की कि अनुच्छेद 343 के तहत वो संघ की सह राजभाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है समझने वाला। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से किसी भाषा को एक खास संवैधानिक पहचान और प्रतिष्ठा मिलती है। सरकार पर उसके विकास के लिए काम करने की एक तरह की जिम्मेदारी आती है। लेकिन किसी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होना
या न होना ये अनुच्छेद 343 और उसके तहत बने कानूनों से तय होता है, जैसे कि राजभाषा अधिनियम 1963। तो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में न होते हुए भी अनुच्छेद 343 और संबंधित कानूनों के तहत आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल होती है, जबकि बोडो, जिसका हमने जिक्र किया, वो 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। वाह, ये तो वाकई एक बारीक लेकिन बहुत अहम नुक्ता है। 8वीं अनुसूची में होना और आधिकारिक प्रयोग में होना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। अच्छा, अगर हम भारत से बाहर देखें, दुनिया भर में, तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? हमारे स्रोतों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा बंगाली है। अगर हम दुनिया की सभी भाषाओं की बात करें तो क्रम कुछ ऐसा है: अंग्रेजी सबसे ऊपर, फिर चीनी मंदारिन, फिर हिंदी और उसके बाद स्पेनिश का नंबर आता है। बंगाली का स्थान इसके बाद है, लेकिन भारतीय भाषाओं में ये हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली, दिलचस्प। और हमारी संसद में, पार्लियामेंट में कामकाज किस भाषा में होता है? क्या वहां सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का ही बोलबाला है? मुख्य रूप से तो हाँ। संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। हालांकि इसी अनुच्छेद में ये व्यवस्था भी है कि अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से नहीं रख सकता, अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो भी हों, उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ये फिर से भारत की भाषाई विविधता को जगह देने का एक अच्छा उदाहरण है। ये अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा में बोलने का विकल्प रखा गया है। ये तो हुई केंद्र की बात। राज्यों के स्तर पर क्या स्थिति है? क्या राज्य चाहें तो एक से ज्यादा राजभाषा रख सकते हैं? जी हाँ, राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार है और वो चाहें तो एक से ज्यादा भाषाएं भी चुन सकते हैं। हमारे स्रोत इसका एक रोचक उदाहरण देते हैं। उत्तराखंड ने 2010 में संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया और बाद में 2019 में हिमाचल प्रदेश ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया। संस्कृत, आज के दौर में संस्कृत को दूसरी राजभाषा बनाना, ये काफी अनोखा कदम है। चलिए अब एक और श्रेणी पर बात करते हैं जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा हुई है। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये क्या चीज है और ये 8वीं अनुसूची से कैसे अलग है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा, आप कह सकती हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल होने से एक कदम आगे है। ये भारत सरकार देती है, कुछ बहुत कड़े और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर। हाँ, ये जरूरी है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषा 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो। ये दर्जा संस्कृति मंत्रालय द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों पर आधारित है। कड़े मानदंड, किस तरह के मानदंड हैं ये? क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं, मैं बताती हूँ। पहली, उस भाषा के जो शुरुआती ग्रंथ हैं, उनका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरी, उस भाषा का जो प्राचीन साहित्य या ग्रंथ है, वो इतने महत्वपूर्ण हो कि उस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां उन्हें अपनी अनमोल विरासत मानती हों। तीसरी, उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, मतलब वो किसी दूसरी भाषा परिवार से उधार ली हुई ना हो, ओरिजिनल हो। और चौथी, कि उस शास्त्रीय भाषा का जो स्वरूप है और उसका साहित्य, वो उसके आज के आधुनिक रूप से काफी अलग होना चाहिए। उनमें एक तरह का डिस्कनेक्ट दिखना चाहिए। ये तो वाकई काफी ऊंची शर्तें हैं। लगता है बहुत कम भाषाएं इन्हें पूरा कर पाएंगी। अब तक किन भाषाओं को ये सम्मान मिला है? शुरुआत में 2004 से 2014 के बीच 6 भाषाओं को ये दर्जा दिया गया था। सबसे पहले तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में। इसके बाद 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को एक साथ दिया गया। फिर 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। यानी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये 6 हो गई। क्या ये सूची यहीं रुक गई या इसमें हाल में कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, इसमें हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक बड़ा विस्तार हुआ है। भारत सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। हमारे स्रोत के एक प्रश्न में जो विकल्प थे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, वो सभी उस समय तक शास्त्रीय भाषाएं बन चुकी थीं। 11 शास्त्रीय भाषाएं,
ये संख्या तो सच में भारत की भाषाई जड़ों की गहराई और उसकी साहित्यिक परंपरा की समृद्धि को दर्शाती है। अद्भुत। चलिए इस सारी जानकारी को अब एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं, जो मुख्य बातें निकल कर आईं। जरूर। तो हमने देखा कि संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया, राष्ट्रभाषा नहीं। ये सबसे पहली और अहम बात थी। लिपि देवनागरी और अंक अंतर्राष्ट्रीय रखे गए। हाँ, और अंग्रेजी के प्रयोग के लिए एक शुरुआती 15 साल की अवधि तय की गई, लेकिन भविष्य के लिए फैसला लेने का अधिकार संसद को दिया गया, वो भी साधारण बहुमत जैसे लचीले तरीके से। ये दिखाता है कि भाषा नीति को लेकर एक व्यावहारिक और कह सकते हैं विकासशील रवैया अपनाया गया। बिल्कुल। फिर हमने 8वीं अनुसूची को समझा, जो अब 22 भाषाओं की सूची है और जिसमें समय समय पर संशोधन करके नई भाषाओं को जगह दी गई है। ये भारत की विविधता को स्वीकारने का प्रतीक है। हमने ये भी जाना कि अंग्रेजी और भोजपुरी जैसी प्रचलित भाषाएं भी इसमें शामिल नहीं हैं, और ये भी कि 8वीं अनुसूची में होना और राजभाषा होना ये दो अलग बातें हैं। सही कहा। और अंत में हमने शास्त्रीय भाषाओं की वो खास श्रेणी पर बात की जिसके कड़े मानदंड हैं और जिसमें अब तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया के साथ साथ हाल ही में जुड़ी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भी शामिल हैं। कुल 11 भाषाएं। ये भाषाओं को उनके ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व के आधार पर सम्मान देने का एक तरीका है। संक्षेप में कहें तो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो भाषा के इस जटिल और बहुस्तरीय मुद्दे को, चाहे वो राजभाषा हो या मान्यता प्राप्त भाषाएं हो या फिर शास्त्रीय भाषाएं हो, उसे साधने का एक निरंतर प्रयास करता हुआ दिखता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारत में भाषा का सवाल कितना परतदार है, कितना लेयर्ड है, और संविधान ने इसे कितनी बारीकी से संभालने की कोशिश की है। हाँ, और ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर ही भारत की वो अनूठी भाषाई तस्वीर बनाती हैं जो हम देखते हैं। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से 8वीं अनुसूची में लगातार नई भाषाएं जुड़ती रही हैं और अब शास्त्रीय भाषाओं की सूची का भी विस्तार हो रहा है, भाषाओं की पहचान और उनके उपयोग का ये जो निरंतर विकसित होता स्वरूप है, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान और उसके संवैधानिक सफर के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। शायद ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।